हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। बच्चों, कल की क्लास में हमने सूर्य पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम महाद्वीप तथा महासागर सागरीय नितल की उत्पत्ति पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, उसमें हम वेगनर का सिद्धांत जानेंगे, कैसे महासागरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है बच्चे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनी और नेक्स्ट क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे 1 बाय 1। तो आइए बच्चे जानते हैं। बच्चे, महाद्वीपों व महासागरों की जो उत्पत्ति मानी जाती है या उससे संबंधित जो भी सिद्धांत है, उनका जो वितरण ना जो भूगोलवेताओं ने किया है वो जल और थल के आधार पर किया है। तो इसे ऐसे मेंशन किया जाता है, महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति संबंधी व्याख्या जल थल के वितरण के आधार पर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम उच्चावच माने जाते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं, और इन्हीं का वितरण करते हुए जो भी महाद्वीपीय महासागर सिद्धांत दिए गए हैं उत्पत्ति के संबंधित, वो इन्हीं का वितरण करते हुए दिए गए हैं बच्चे, जल और थल का, जिन्हें हम पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच मानते हैं। लिखते हैं, महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है बच्चा। पृथ्वी या ग्लोब का 7.8% भाग जल से तथा 9.2% भाग स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये वितरण है, इसे हम महासागर और इसे हम महाद्वीपीय वितरण में रखते हैं। ठीक है बच्चे। उत्तरी गोलार्ध स्थलीय, क्योंकि स्थल अधिक है। ठीक है, इसीलिए
स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है बच्चे। दक्षिणी गोलार्ध, जलीय, क्योंकि जल की मात्रा अधिक, इसलिए जलीय गोलार्ध, इसलिए जलीय गोलार्ध कहा जाता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा चीकती, साटा या पचासा, ऐसे नामों से जाना जाता है हवाओं को। वो सब दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं क्योंकि वहाँ स्थल का अभाव है। आपने देखा होगा मैप में, अफ्रीका के नीचे, दक्षिण अमेरिका के नीचे, यहाँ तक कि हिंद महासागर के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे बिल्कुल आपको जलीय क्षेत्र दिखाई देगा। कारण यही है कि बच्चे उसे जलीय गोलार्ध बोला जाता है। जब 0 देशांतर रेखा से हम नीचे जाते हैं तो अफ्रीका के बाद स्थल लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चे। और आप 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर, तो आप देखोगे यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, आयरलैंड सब ऊपरी अक्षांश तक पाए जाते हैं, जिसे स्थलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जो सभी महाद्वीप हैं उनकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है बच्चे। उन सब की आकृति त्रिभुजाकार है। सिर्फ मात्र एक ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जिसे सेब के आकार में देखा जाता है। बाकी आपके जितने भी महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, वर्तमान में स्वरूप उनका दिखाई देता है, वो सब त्रिभुजाकार में है। आप एशिया को देख लीजिए, अफ्रीका को देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका को देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका को देख लीजिए, महाद्वीप में ग्रीनलैंड को देख लीजिए, सब त्रिभुजाकार में है। शीर्ष उत्तर की ओर बड़ा और दक्षिण में त्रिभुजाकार में छोटा, पायदान बोल सकते हैं, छोटा। ठीक है बच्चे। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है बच्चे। महाद्वीप रिपीट करते हैं। पृथ्वी या ग्लोब 70.8% पर जल, 29.2% भाग पर स्थल, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को जलीय गोलार्ध। ठीक है बच्चे। सभी महाद्वीपों की आकृति त्रिभुजाकार। ठीक है बच्चे। बच्चों हमने महाद्वीप व महासागर का वितरण देखा। अभी हम आगे वेगनर का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे। मैं फिर से आपको बता दूं, पृथ्वी या ग्लोब जिसे 2 भागों में बांटा गया या अध्ययन किया गया, जल और स्थल। जल 70.8% भाग पर और स्थल 29.2% भाग पर स्थित है। ठीक है बच्चे। उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध या स्थलीय गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध। ठीक है बच्चे। चलते हैं अपने वेगनर के सिद्धांत पर। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत।
ठीक है बच्चे, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर था। ठीक है, वेगनर साहब ने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया 1912 में किया। ठीक है बच्चा, मैं आपको मैपिंग से वैगनर का सिद्धांत दिखा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन और समझना उसे है, और मैं उनके नाम और एक्सप्लेनेशन आपको देता जाऊँगा ताकि बच्चे आप इजीली समझ सकें। ठीक है, वेगनर महोदय का कहना था कि पहले जो आज वर्तमान में हम स्थलखंड देखते हैं वो एक भूखंड था और उसके चारों ओर जल विद्यमान था, जिसे हम पेंथलसा नाम से जानते थे, और जो भूखंड था उसे हम पेंजिया नाम से जानते थे। ठीक है बच्चे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वेगनर साहब ने बताया कि जो वर्तमान में हम भूखंड देखते हैं वो पहले एक भूखंड था, सभी महाद्वीप मिलकर एक भूखंड था जिसे हम पेंजिया नाम से जानते थे, और उसके चारों ओर जो जलीय भाग था उसे हम पेंथलसा नाम से जानते थे, जो वेगनर साहब ने दिया। ठीक है बच्चे, उनका मानना था कि पर्शियन युग में, जैसे ही पर्शियन युग आया, क्योंकि बच्चे कालचक्र में किसी ना किसी चीज़ का निर्माण हुआ है। जब हम कालक्रम पढ़ रहे थे क्लास में तब मैंने आपको बताया था कि कालक्रम में ही चीज़ों का निर्माण हुआ है, कैसे जीव जल से बाहर आए, मानव बने, कैसे, वो सब एक समय के अनुसार चलता रहा बच्चे। ठीक है, तो पर्शियन युग में भूखंड में दरार आई। ये जो भूखंड था इसमें एक दरार निर्मित हुई। सॉरी बच्चे, परमियन युग है वो, मैंने पर्शियन बोला, इसके लिए माफ़ी। परमियन युग, जिससे ये दरार बनी उसे टेथिस सागर के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चे, परमियन युग में इस भूखंड में दरार पड़ी, जिस दरार के कारण टेथिस सागर का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब प्रारंभ में हमारे जितने वर्तमान में महाद्वीप देखने को मिलते हैं सभी एक भूखंड थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था उसे पेंथलासा कहा जाता था। जैसे ही परमियन युग आया उसमें भूखंड में दरार बनी, जिससे तैतीस सागर का निर्माण हुआ, भूखंड दो हिस्सों में बटा। ठीक है बच्चे, बच्चे
सॉरी, जब त्रियासिक युग का अंतिम चरण चल रहा था तब बच्चे ये जो दो भाग बने थे इन्हें मैं बता देता हूँ। एक को ये गोंडवाना लैंड और इसे अंगारा लैंड नाम दिया गया था बच्चे। लेकिन जैसे ही अभी ये जो युग चल रहा है इसे त्रियासिक युग कहा जाता है। अंतिम त्रियासिक युग में अंगारा लैंड में विभाजन हुआ। यहाँ ऐसे दरार बनी जो अटलांटिक महासागर का निर्माण की उत्तरी अटलांटिक महासागर के निर्माण में सहायक थी। जैसे ही बच्चे यहाँ दरार बनी इस भाग को लोरेंसिया और इसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं ना, यूरेशिया नाम दिया गया। वैसे उस टाइम पे दिया नहीं था, मानते हैं अभी ऐसा ही यूरेशियन प्लेट बोला जाता है ना ऐसे। ये भाग टूट के लोरेशिया बना, ठीक है बच्चे। और ये ऐसे उत्तर पूर्व की ओर उत्तर पश्चिम की ओर खिसकना प्रारंभ हुआ और ये इसका भाग उत्तर की ओर ऐसे शिफ्ट होने लगा जिससे उत्तरी अटलांटिक का निर्माण हुआ, ठीक है बच्चे। और जैसे ही अंतिम जुरासिक युग आता है उत्तरी अटलांटिक का निर्माण हो चुका होता है और उत्तरी अमेरिका का भी निर्माण बच्चे हो चुका होता है, जिसमें हमारा ग्रीनलैंड भी निर्मित, कनाडा वगैरह सब आ चुके होते हैं बच्चे। इसे हम अंतिम जुरेसिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। मैं आपको बता दूं, अंतिम त्रियासिक युग में अंगारा लैंड में दरार बनी जिससे उत्तरी अटलांटिक बनना प्रारंभ हुआ, जिसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लोरेंसिया बोला गया, ठीक है बच्चे। अंतिम जुरासिक युग तक पहुँचते पहुँचते उत्तरी अटलांटिक का निर्माण हो चुका था, उत्तरी अटलांटिक बन चुका था, ठीक है बच्चे। हमारे गोंडवाना लैंड में विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है बच्चा। और अंतिम में आता है बच्चे अंतिम क्रेटेसिक युग, जिसमें हमारे गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ। इधर निर्माण हो चुका है बच्चे, अंगारा लैंड में विभाजन हो चुका। अभी हमारा अंगारा लैंड में विभाजन हो चुका है। अभी गोंडवाना लैंड का विभाजन अंतिम क्रेटेशियस युग में होगा, ठीक है बच्चे। वो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका नाम आपके सामने लिख दूँ, अंतिम क्रिटेशियस युग, ठीक है बच्चे। यहाँ पर हमारे गोंडवाना लैंड में विभाजन होता है। और एक हिस्सा यहाँ से और एक हिस्सा ये ऐसे टुकड़ों में विभाजन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है बच्चे, जिससे
इनका किस इसके कारण दक्षिण अटलांटिक का निर्माण होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से उत्तर की ओर भारतीय दक्षिण भारतीय प्लेट ऊपर उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ हो जाती है। कुछ छोटे छोटे महाद्वीपों का निर्माण इसी प्लेट से होता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण भी होता है। और बच्चे मेडागास्कर का भी निर्माण होता है, जो आपको वर्तमान रूप देखने को मिलता है। ये आपका वर्तमान रूप है जो आपको देखने को मिलता है। ये आपका वर्तमान स्वरूप बच्चे आपको देखने को मिलता है। तो वेगनर साहब ने बताया कि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी के सभी जो भी स्थल भूखंड बने निर्मित हुए। ठीक है बच्चे, पहले या प्रारंभ में एक भूखंड था जिसे हम पेंजिया, उसके चारों ओर जलीय भाग को पेंथलासा कहते थे। ठीक है बच्चे, कार्बोफेरेनिस युग से प्रारंभ होकर, ठीक है, और अंतरिम ट्रेसिक युग तक विभाजन चला। जैसे ही पर्मियन युग आता है, भूखंड में दरार बनती है जिससे तैतीस सागर का निर्माण होता है। ठीक है बच्चा, अंतिम ट्रेसिक युग तक पहुंचते पहुंचते तैतीस सागर बड़ा हो चुका होता है और हमारी अंगारलैंड, हम जैसे ही पर्मियन युग में दरार बनी थी, अंगारालैंड, ऊपरी भूखंड को अंगारालैंड और दक्षिणी भूखंड को गोंडवानालैंड से जाना गया था। अंगारालैंड में ट्रेसिक युग में दरार बनती है जिसे लोरेंसिया नाम दिया गया एक भाग को, और जिससे उत्तरी अटलांटिक का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। अंतिम जुरासिक युग तक उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप का निर्माण हो चुका था। लोरेसिया या उत्तरी अमेरिका भाग खिसक कर उत्तर की ओर पहुंच चुका था। यूरोप और एशिया महाद्वीप का भाग बन चुका था। ठीक है बच्चे, यहाँ तक उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप का निर्माण हो चुका था। ठीक है बच्चा, अंतिम क्रेटिस युग में पहुंचते ही हमारी गोंडवानालैंड प्लेट में विभाजन शुरू हुआ, जिससे हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब आपको जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, इनका निर्माण हुआ। जिससे जैसे ही अंतिम क्रेटिसिक युग चला, उसमें हमारे गोंडवानालैंड में दरारें बनी, जिससे दक्षिणी अटलांटिक बना, हिंद महासागर का निर्माण हुआ और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, मेडागास्कर द्वीप, न्यूजीलैंड द्वीप, इन सब का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चे, जो आपको वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा, ये आपका वेगनर का सिद्धांत था जिसका मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया। आप इसे ध्यान से पढ़ लेना, वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप इसे समझ सकते हो, बार बार देख सकते हो। आपका क्वेश्चन फिर से कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले भी क्लास में एक बार करा चुका हूँ और यहीं से सिर्फ यदि वनडे एग्जाम के लिए अगर देखा जाए इस क्लास को, तो यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन युगों से पूछे जाते हैं, किसमें कहाँ पर कब विभाजन हुआ, या किस प्लेट को क्या नाम दिया जाता है, या प्रारंभ में क्या भूखंड का क्या नाम था और जलीय भाग का क्या नाम था। यहाँ से मात्र इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या फिर वेगनर साहब ने सिद्धांत कब दिया था, तो 1912 में दिया था। इतने ही मात्र क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें बच्चे, ताकि मुझे समझ में आए आपको समस्या कहाँ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।